हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु में आपका स्वागत है। आज एक नए और यूनिक सेक्शन के साथ मैं आया हूँ। कंपनीज़ एक्ट, द कंपनीज़ एक्ट 2013 का सेक्शन 111। देखिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस से देखा जाए, यदि आप बेयर एक्ट खोलकर देखेंगे तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार, दो बार, 10 बार आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बट मैंने इसे सिंपलेस्ट मैनर में और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये आपके लिए प्रेजेंट किया है, ठीक है। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम समझ सकते हैं। मेरा ये मानना है, स्टूडेंट्स को जो जनरल नॉलेज के लिए इसे समझना चाहते हैं वो तो समझिए, बट मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहता हूँ कि एक बार बेयर एक्ट को पढ़ें, फिर इस सेक्शन को पढ़ें। बेयर एक्ट से समझने की कोशिश करें, ठीक है। फिर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी मेहनत लगी है। अब देखिए, सेक्शन 111 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, इसके लिए बहुत ही डिमांड रहती है इसे समझाने के लिए। स्टूडेंट्स की क्वेरी आती रहती है कि ये सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ वो पूरी तरह से ध्यान दें, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेक्शन 111 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के अंदर 28 चैप्टर्स हैं। 28 चैप्टर्स में से एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जो कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका नाम है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो उसका सेक्शन 111 यहाँ पर बात करता है सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर्स रेजोल्यूशन के बारे में। इसका सेक्शन का नाम है सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर्स रेजोल्यूशन, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। ओके सर। सबसे पहले इस सेक्शन को समझने पहले आप ये समझिए कि जब कंपनी सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर अपने मेंबर्स को जनरल मीटिंग का नोटिस सर्व करती है, जनरल मीटिंग का नोटिस सर्व करती है, तो उस नोटिस को मिलने के बाद वन ऑफ द पावरफुल मेंबर ऑफ द कंपनी, जो कम से कम कंपनी की 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, या तो वो स्टैंड अलोन होल्ड करता है या दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर होल्ड करता है। यदि वो कम से कम 10% यानी 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, सर ये तो बहुत कम है। देखिए, कंपनी के सिनेरियो के रेस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा। जैसे रिलायंस है, मान लीजिए उसका 6000 करोड़ का टर्नओवर है, तो 10% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाला बंदा कितनी वैल्यू ऑफ शेयर्स होल्ड करेगा? 6000 करोड़ का 10% आप कर लीजिए, 600 करोड़। ओके, तो वो तो वैल्यूएबल पर्सन होगा, वैल्यूएबल मेंबर होगा। उसकी बात कंपनी की जनरल मीटिंग में सुनी जाएगी या नहीं? यदि वो कुछ ऑब्जेक्शन करता है कंपनी के नोटिस में किसी, अच्छा एक बात सुनिए, नोटिस के साथ एजेंडा भी जाता है, ठीक है। एजीएम के नोटिस के साथ एजेंडा एनेक्स करना जरूरी है, सेक्शन 96 ये कहता है। अब एजेंडा क्या होता है? एजेंडा में वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स होती हैं जिन्हें की मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाना है। अब इस मेंबर को लगता है नोटिस मिलने के बाद कि ये एजेंडा में कंपनी रियल एस्टेट बिजनेस में जाना चाह रही है, और इसे लगता है प्रेजेंट सिनेरियो में रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है, और कंपनी अपना इतना बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट बिजनेस में कर देगी तो कंपनी डूब जाएगी। ये कंपनी के डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? कोई तो इन्हें रोक लो, ठीक है। ऐसा गलत करने से इसे रोक लो, कंपनी डूब जाएगी, कंपनी डीलिस्टेड हो जाएगी, कंपनी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। तो ये मेंबर पावर रखता है, जो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है, वो पावर रखता है कि कंपनी का नोटिस मिलने के बाद अपना खुद का नोटिस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे सर्व करे। गिव रिटन नोटिस टू द कंपनी एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, आरओ। ये आरओ है, आरओ यानी रजिस्टर्ड ऑफिस, आरओसी नहीं है। बच्चे आरओ की जगह आरओसी लिखाते हैं, आरओसी तो पब्लिक ऑफिस है। हाँ, ये रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी है। ये एक बंदा भी हो सकता है, 2 3 4 बंदे भी हो सकते हैं, ठीक है।
1 2 3 4 ABCD मिलकर जो 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले व्यक्ति हैं वो रिटर्न नोटिस देंगे और ABCD चारों अपने साइन कर देंगे। तो एक बंदा भी हो सकता है, 4 बंदे भी हो सकते हैं, रिटर्न नोटिस देंगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर साइन करते हुए साइन करेंगे। रिक्विजिशनिस्ट जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं व्यक्ति, along with the cost of सर्विंग इट टू ऑल अदर मेंबर्स। देखिए वो जानता है कि अदर मेंबर्स इतने इनोसेंट हैं, वो इतने समझदार नहीं है, कंपनी क्या करने जा रही है उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है, बट मैं देख रहा हूँ जैसा मुझे लग रहा है कंपनी बहुत ही गलत करने जा रही है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, या मान लीजिए कंपनी इतना और लोन लेने जा रही है। ठीक है, प्रेजेंट लोन और बोरोविंग, प्रपोज्ड लोन ऑफ बोरोविंग 1 उसकी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा होने जा रही है और वो अनसिक्योर्ड डेट लेने जा रही है मान लीजिए। तो इस तरह की चीज़ें जो कंपनी अपनी आगामी जनरल मीटिंग में करना चाह रही है, जो कंपनी के हित के लिए सही नहीं है, तो ये बंदा अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करता है। या फिर ABCD ये बंदे जो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल अपनी होल्ड करते हैं कंपनी के अंदर, वो रिटर्न नोटिस देंगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर सभी साइन करेंगे। और हाँ जरूरी क्या, कंपनी लाखों मेंबर होते हैं कंपनी के, तो उनको अपनी इच्छा से अपनी कॉस्ट पर नोटिस सर्व करेगी क्या? आपने जो ऑब्जेक्शन दिया वो कंपनी अपनी कॉस्ट पर सर्व करेगी क्या? नहीं, कंपनी को तो बहुत पैसा लग जाएगा ऐसे एक एक व्यक्ति को नोटिस सर्व करने के लिए। तो कंपनीज एक्ट कहता है कि जो ऑब्जेक्शन सबमिट कर रहा है कंपनी को रिटर्न नोटिस के माध्यम से, वो ऑब्जेक्शन के साथ कॉस्ट ऑफ सर्विंग नोटिस टू द अदर मेंबर्स भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर डिपॉजिट करेगा, सबमिट करेगा, तभी कंपनी उन्हें अदर मेंबर्स को सर्कुलेट करेगी। उस रिटर्न नोटिस में लिखेगा क्या सर? उस रिटर्न नोटिस में ये बात लिख देगा कि कंपनी जो जनरल मीटिंग में ये करना चाह रही है, जो एजेंडा में मेंशन है, वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, और उसके रीजंस प्रकट किया कि मैं इसलिए इससे सहमत नहीं हूँ। इसकी रीजनिंग ये है, ये रियल एस्टेट का मार्केट अभी बहुत डाउन है, कंपनी को इतना इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना चाहिए, कंपनी विल बी गोइंग टू वेरी ह्यूज लॉसेज इन द नियर ईयर्स। ठीक है, तो ये एजेंडा में से हटा देना चाहिए या इसे एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्शन सबमिट करेगा। तो होगा क्या मेरे दोस्तों, देखो मैं इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ, पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ। अब जो नोटिस है उसमें ऑब्जेक्शंस है, नोटिस कंटेनिंग एनी ऑब्जेक्शंस और एनी अदर मैटर्स। तो ये नोटिस देना कितने समय में होगा इस मेंबर्स को जो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड कर रहा है, ये नोटिस कितने समय में देगा कंपनी को? पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, कंपनी ने जनरल मीटिंग का नोटिस दिया, ये लो साहब। अब इसने नोटिस को देखा, उसमें इसे लग रहा है कि कंपनी ये काम करने जा रही है और ये कंपनी के हितों के लिए नहीं है, इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और द मेंबर। तो ये नोटिस देगा, रिटर्न नोटिस वो देगा कम से कम 2 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग। जो जनरल मीटिंग होने जा रही है उसके कम से कम 2 सप्ताह पहले ये कंपनी को अपना ऑब्जेक्शन शामिल करते हुए नोटिस दे देगा। ठीक है, पर ये समय आपको याद रखना है, कम से कम 2 सप्ताह पहले। यानी कि मान लीजिए जनरल मीटिंग आपकी 30 सितंबर को होने जा रही है और आपके पास नोटिस उसका मिल चुका है, तो आप फटाफट अपना ऑब्जेक्शन का नोटिस कंपनी को सबमिट कीजिए कम से कम 2 सप्ताह पहले। यानी कि 30 सितंबर को होने जा रही है तो 16 सितंबर या उससे पहले आपका ऑब्जेक्शन सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गई। अब कंपनी क्या करेगी सर, ये भी बता दीजिए। कंपनी क्या करेगी? नाउ कंपनी हैव टू डिसाइड वेदर टू सर्कुलेट इट टू द रिमेनिंग मेंबर और नोट। आपको नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। नाउ कंपनी हैव टू डिसाइड वेदर इट टू सर्कुलेट टू द रिमेनिंग मेंबर और नोट। कंपनी को ये डिसाइड करना है, ये निश्चित करना है कि इस नोटिस को अब रिमेनिंग अदर मेंबर्स के संज्ञान में लाया जाए या न लाया जाए, रिमेनिंग अदर मेंबर्स के नोटिस में लाया जाए या नहीं लाया जाए, उन्हें बताया जाए या नहीं बताया जाए। जो मेंबर्स ने, जो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले मेंबर ने ऑब्जेक्शन किया है, उसके ऑब्जेक्शन को अदर मेंबर को सर्कुलेट किया जाए या नहीं किया जाए, मीटिंग होने से पहले ऑब्वियसली। ठीक है, तो उसके लिए देखिए 2 केस हैं। कंपनी ऐसे ही उसके रिटर्न नोटिस को रिजेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो पावरफुल बंदा है या बंदे हैं, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करते हैं भैया। वो कंपनी क्या ऐसे ही फाड़ के फेंक देगी उसको कचरे में, उसके रिटर्न नोटिस को? नहीं, वो औकात रखता है। 6000 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल में से 600 करोड़ वो अकेला या 2 केला 3 केला 4 केला होल्ड करते हैं। ठीक है, तो भैया कंपनी को उसका रिटर्न नोटिस जो मिला है वो देखना पड़ेगा क्या उसका रिटर्न नोटिस जो ऑब्जेक्शन शामिल करता है
वो डिफेमेटरी है या नीडलेस पब्लिसिटी के लिए दिया गया है? अब इन दो शब्दों को ध्यान से सुनना। डेफेमेशन का मतलब है गाली गलौज। उसने रिटन नोटिस में गाली गलौज कर दिया भाई, अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर रहा है, वो डेफेमेटरी वर्ड्स को यूज ले रहा है। रिटन नोटिस में लिख रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर ये क्या करने जा रहे हैं, कंपनी के डायरेक्टर डैश हैं, बहुत बड़े वाले डैश हैं, ठीक है, ये कंपनी को डैश 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 डुबो देंगे, ठीक है। और मतलब डेफेमेटरी वर्ड्स वो यूज़ लेता है कंपनी के लिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। तो सर, और यदि नीडलेस पब्लिसिटी के लिए करता है, नीडलेस पब्लिसिटी का मतलब समझना, कंपनी के एजेंडा में कंपनी ने जो चीज़ लिख दी थी नॉर्मली, वही चीज़ वो वापस हाईलाइट कर कर लिख कर रिटर्न नोटिस में दे रहा है, ठीक है। और वहाँ पर सर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शंस वो राइज नहीं कर रहा है, केवल वो अपनी पब्लिसिटी के लिए, ठीक है, रिटर्न नोटिस दे रहा है, ऑब्जेक्शन दे रहा है, ताकि वो मेंबर्स को सर्कुलेट हो। तो भैया मेंबर्स को क्या लगेगा, पहले कंपनी का नोटिस आया, पढ़ा मेंबर्स ने, फिर उस बंदे का नोटिस आया, ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्शनेबल क्लोज नहीं था एजेंडा के अंदर, बस वो उसने नोटिस दे दिया कुछ थिंग्स को हाईलाइट कर कर, कुछ शब्दों को हाईलाइट कर कर, कुछ एजेंडा के मैटर्स को हाईलाइट कर कर, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन वो नहीं दे रहा, बस अपनी पब्लिसिटी के लिए। तो मेंबर सोचेंगे यार ये कितना बड़ा शेयर होल्डर है, कितनी औकात वाला शेयर होल्डर है ना, आगे डायरेक्टर के जो इलेक्शन होंगे तो उसमें खड़ा होगा ये, है ना, ये चाहता है वो। तो पहले कंपनी का नोटिस आता है, फिर इसका नोटिस आता है, यार बड़ी औकात वाला आदमी है। तो यदि कंपनी को लगता है कि यदि वो डेफर्मेशन कर रहा है या नीडलेस पब्लिसिटी के लिए वो ऐसा कर रहा है, तो भाई कंपनी अप्लाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रीजनल डायरेक्टर को, कि इस बंदे का जो ये रिटर्न ऑब्जेक्शन हमें मिला है ना सर, इसे आप रिजेक्ट करवा दीजिए, इसे हमें सर्कुलेट नहीं करना है, इसमें डेफर्मेशन है, इसमें नीडलेस पब्लिसिटी है, इसमें कोई एक्शनेबल क्लोज नहीं है जिसे कंसिडर किया जाए, ठीक है। तो इसे सर्कुलेट करने से रोक दीजिए, रुकवा दीजिए, ठीक है, इसके लिए हमें अप्रूवल दे दीजिए। यदि आपने अप्रूवल हमें दे दी तो हमें इसे सर्कुलेट नहीं करेंगे, फाड़ के कचरे में फेंक देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी ने अप्रूवल दे दी तो फिर कंपनी क्या करेगी, यदि आरडी ने अप्रूवल दे दी तो उसे सर्कुलेट नहीं करेगी। और यदि आरडी अप्रूवल नहीं देता है, आरडी को लगता है कि कोई डेफर्मेशन नहीं है, किसी भी तरह का नीडलेस पब्लिसिटी नहीं है, तो आरडी अप्रूवल नहीं देगा, उसे सर्कुलेट ना करने की अप्रूवल नहीं देगा, ठीक है, यानी कि अप्रूव नहीं करेगा कंपनी के ऑब्जेक्शन को, उसके बाद कंपनी को उसे सर्कुलेट करना ही पड़ेगा। ओके सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो बात हुई नीडलेस पब्लिसिटी और डेफर्मेशन की। मान लीजिए रिटर्न नोटिस जेन्युइन था, जो रिटर्न ऑब्जेक्शन था वो जेन्युइन था और कंपनी को भी लगता है कि ये जेन्युइन है, बंदे ने सही मुद्दा उठाया है, ओके, तो इसको सर्कुलेट किया जाना चाहिए। तो अदरवाइज केस में क्या कर देगी कंपनी, उसे इजीली सर्कुलेट कर देगी। आरडी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी कब, आरडी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तभी जाएगी जब डेफर्मेशन है या नीडलेस पब्लिसिटी है, ठीक है। और यदि नीडलेस पब्लिसिटी और डेफर्मेशन नहीं है तो कंपनी इजीली सर्कुलेट कर देगी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हुआ एक केस। अब है दूसरा केस। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा था जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग यानी कि एजीएम भी हो सकती है, ईजीएम भी हो सकती है। आने वाली जनरल मीटिंग एजीएम भी हो सकती है, ईजीएम भी हो सकती है, उसमें वो अपने ऑब्जेक्शंस राइज कर रहा है नोटिस के बेसिस पर ये जो दूसरा केस है ना, ये जो दूसरा केस है इसे आप ध्यान से समझना, ये केवल एनुअल जनरल मीटिंग के लिए है, जहाँ पर ये औकात वाला मेंबर 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाला, जब इसे नोटिस मिला तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न नोटिस दे रहा है कंपनी को, बट इस बार ऑब्जेक्शंस नहीं कर रहा है, अदर मैटर्स के रेस्पेक्ट में नहीं दे रहा है, साइन कर रहे हैं, सभी रिक्वेजिशनिस्ट सर्कुलेट कर रहे हैं, ऑल द कॉस्ट आप कंपनी को दे रहे हैं फॉर सर्विंग इट टू अदर मेंबर्स, ये भी सेम है। बट यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन नहीं दे रहा है, ये नया रेजोल्यूशन दे रहा है कि एजेंडा में आपने जो ये 5 मुद्दे दिए हैं, मैं इसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस एस्पेक्ट्स और थिंग्स, मेरे को ये 6th इशू है जिसे एड्रेस करना है, जिसे नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में मुझे सुनना है
या जिस पर मुझे मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, रेजोल्यूशन पास करवाना है, हैसियत वाला बंदा है भैया। सोचिए 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाला, 6000 करोड़ में से 600 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाला, कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस रिसीव हुआ, फिर उसने पढ़ा 5 एजेंडा है, फिर उसने लगा कि ये एजेंडा मुद्दे का नहीं है, मुझे डिस्कस करना है 6th एजेंडा, ठीक है, जो एजेंडा में शामिल नहीं है। कंपनी को मैं कहूँगा कि ये नया रेजोल्यूशन भी इस आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाए, तो भैया उसे नोटिस देना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस पर, साइन करना पड़ेगा रिक्विजिशनिस्ट को, कॉस्ट देनी पड़ेगी सर्विंग इट टू ऑल अदर मेंबर्स, तब जाके नया रेजोल्यूशन उसका चर्चा में लिया जाएगा। बट देखिए ये रिटर्न नोटिस इस दशा में उसे कम से कम 6 वीक्स बिफोर टू द एनुअल जनरल मीटिंग देना पड़ेगा, कम से कम 6 वीक्स बिफोर टू द एनुअल जनरल मीटिंग देना पड़ेगा। यहाँ पर 2 वीक्स थे, यहाँ पर 6 वीक्स थे, यहाँ पर केवल जनरल मीटिंग थी, यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग है। अब समझिए, अब आपका क्वेश्चन होगा, डाउट होगा, सर यहाँ पर एजीएम है यानी कि एजीएम भी है, ईजीएम भी है यानी जनरल मीटिंग है, यहाँ पर एजीएम ही क्यों है, यहाँ पर ईजीएम क्यों नहीं है? अरे सोचिए, यदि आपने कंपनीज एक्ट का सेक्शन 100 पढ़ा है तो सेक्शन 100 क्या कहता है? सेक्शन 100 कहता है कि ईजीएम तो कोई भी ऐसा व्यक्ति कॉल कर सकता है जो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता हो। यदि ये औकात वाला बंदा जो 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता है और उसे नया रेजोल्यूशन नेक्स्ट ईजीएम में लाना है, तो वो उसी ईजीएम पर चर्चा क्यों करवाएगा? वो नई एनुअल जनरल, वो नई ईजीएम यानी कि क्लास मीटिंग कॉल नहीं कर लेगा। ऑब्वियसली सेक्शन 100 ये कहता है कि 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाला व्यक्ति नई ईजीएम के लिए कॉल कर सकता है, तो यहाँ पर वो नई ईजीएम भी तो कॉल कर सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ईजीएम की बात नहीं लिखी गई, यहाँ पर बात लिखी गई एनुअल जनरल मीटिंग की, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग के कम से कम 6 वीक बिफोर उसे नया रिजोल्यूशन के रेस्पेक्ट में अपना नोटिस प्रपोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक केस समझिए, मान लीजिए उसको कैसे याद कि 6 सप्ताह पहले वो नोटिस दे रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, सेक्शन 96 के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग की ड्यू डेट डिफाइंड है, जो कहती है कि एनुअल जनरल मीटिंग, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की ड्यू डेट विदिन 15 मंथ्स ऑफ द लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग और विदिन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज लेटर। पिछली एनुअल जनरल मीटिंग से 15 महीने के अंदर या फिर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 महीने के अंदर नेक्स्ट यानी कि सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग की जा सकती है। तो आप सोचेंगे, निकालेंगे तो डेट निकल कर आएगी 30 सितंबर। इसको याद था कि 30 सितंबर ड्यू डेट है, ईजीएम उस डेट पर होती है। इसने 6 सप्ताह पहले क्वालिफाई करते हुए कम से कम मान लीजिए 30 सितंबर से पहले जुलाई, अगस्त, 1 अगस्त को इसने नोटिस दे दिया, रिटर्न नोटिस दे दिया कि मुझे नया रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है, नया रेजोल्यूशन चाहिए। अब कंपनी का नोटिस इसके पास रिसीव हुआ हो ना हुआ हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कंपनी ने अभी एजीएम का नोटिस दिया नहीं और इसको याद है कि 30 सितंबर को होने वाली है, क्योंकि ड्यू डेट ही हुआ है, उसके बाद तो होगी नहीं। तो 30 सितंबर को कंसीडर करते हुए इसने 1 अगस्त को नोटिस दे दिया, तो क्वालिफाई हो रहे हैं 7-8 सप्ताह पहले ही ये क्वालिफाई हो गया और इसका नोटिस पहुंच गया। अब कंपनी ने क्या करा, सोचिए, कंपनी ने 2 अगस्त को ही नोटिस दे दिया सभी मेंबर्स को कि एजीएम करने जा रहे हैं हम 30 अगस्त को। हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या सर? एजीएम के लिए एजीएम के नोटिस के लिए लिखा है सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कि कम से कम 21 दिन का नोटिस सर्व करना चाहिए। तो कंपनी ने 2 अगस्त को नोटिस देकर 30 अगस्त को यदि एजीएम रख ली तो कम से कम 21 दिन का नोटिस तो क्वालिफाई हो गया। ओके सर, ऑब्वियसली। तो मान लीजिए इसने मान के लीजिए 1 अगस्त को इसने नोटिस दिया था और 30 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है, तो भाई 29 दिन बाद ही एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है। कंपनी ने गेम खेल लिया इसके साथ, तो ये तो 6 सप्ताह पहले क्वालिफाई हुआ नहीं। तो एक्ट ने बोला, सुनिए एक्ट ने क्या बोला कि यदि आप प्रॉपर नोटिस दे चुके हैं और उसके बाद कंपनी इस तरह से नोटिस सर्व करती है, कंपनी इस तरह से नोटिस सर्व करती है कि 6 वीक की क्वालिफिकेशन फॉल ना हो पाए, 6 वीक की क्वालिफिकेशन आपके लिए फॉल ना हो पाए, कम से कम 6 सप्ताह क्वालिफाई न कर पाए आप एनुअल जनरल मीटिंग से पहले, तो मान लिया जाएगा कि आपने 6 सप्ताह पहले नोटिस दिया है। यानी कि आपने 1 अगस्त को नोटिस दिया था और कंपनी ने 2 अगस्त को नोटिस देकर सबको सर्व कर दिया कि आइए एनुअल जनरल मीटिंग हम करने जा रहे हैं 30 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग हम करने जा रहे हैं, आइए, ठीक है, मेहरबान कदरदान आइए।
तो भैया 1 अगस्त से देखो आपने नोटिस दिया था, आपने नोटिस दिया था नए रेजोल्यूशन को प्रपोज़ करने का, तो वो उसके लिए 6 वीक्स तो क्वालिफाई हुआ नहीं। तो एक्ट ने कहा कि ऐसे तो कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। आप जब भी नोटिस देंगे नए रेजोल्यूशन का, कंपनी तुरंत नोटिस देकर यदि एनुअल जनरल मीटिंग तुरंत ही कॉल कर लेती है 21 दिन की नोटिस की क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल कर तो भैया आपके 6 वीक तो कभी भी क्वालिफाई नहीं होंगे। तो एक्ट ने अमेंडमेंट लाया और कहा कि यदि आपने रिटर्न नोटिस दिया है फॉर प्रपोजिंग द न्यू रेजोल्यूशन इन द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग्स, और कंपनी ने इस तरह से नोटिस ऑफ दैट एनुअल जनरल मीटिंग सर्व किया है ताकि 6 वीक्स क्वालिफाई ना हो पाएँ आपके, तो मान लिया जाएगा कि 6 वीक क्वालिफाई हो चुके हैं। अब इसको रिवाइज करना, 2 बार 3 बार देखना, ये सेक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बाकी सब चीज़ें सेम है। कंपनी देखेगी कि इसको सर्कुलेट करना है कि नहीं। यदि डेफर्मेशन है, नीडलेस पब्लिसिटी है, तो आरडी की अप्रूवल लेगी कि इसे सर्कुलेट मत करवाइए। आरडी ने अप्रूवल कर दे दी कि सर्कुलेट मत करो, डेफर्मेशन है, नीडलेस पब्लिसिटी है, तो सर्कुलेट नहीं होगा। आरडी ने अप्रूवल नहीं दी, नहीं कोई डेफर्मेशन नहीं है, नहीं कोई पब्लिसिटी नहीं है, तो सर्कुलेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज केस में कंपनी को खुद को ही नहीं लगता, यानी कि डेफर्मेशन और नीडलेस पब्लिसिटी कंपनी को खुद को ही नहीं लगती, तो सर्कुलेट करवा दिया जाएगा। ये सब कुछ दोस्तों सेक्शन 111 के लिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। बेयर एक्ट से पढ़ना, फिर इसे पढ़ना, बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगी। सेक्शन 111 सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर्स रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सपोर्ट बनाए रखना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।